देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, क्या हाल है आपके? सर्दियाँ मुबारक सर आपको। आपको भी। आपको देख के लग रहा है कि सर्दियाँ आ गई। आपको देख लग रहा है अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं। बड़े दलेर आदमी है। कुवैत से आ रहे थे जहाज में बैठ के, तो पायलट को कहने लगे 200 वध ले ली, मैंने घर लाया। इन्हें तो बिजली वाले मीटर कटना है, अंब भी लाके कहते भी कट दो भाई। पहली दफा मंगनी हुई तो मंगेतर के सामने गए। अच्छा जी। वो कहने लगी आप बहुत प्यारे हैं, अगर आपके नाखून साफ होते और प्यारे लगते। माशाल्लाह जुर्बानियाँ भी देखिए। माशाल्लाह। कपड़े कैसे पैर बने जी ने? कूड़ा कितने बेचा है? नहीं जनाब, नाल पाया है। आप बताइए उनको कोई अपनी शूज और ड्रेसिंग के बारे में। शूज तो आम शूज है, आम जो शूज है होते हैं। माशाल्लाह। ये केप है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में ये ड्रेसिंग आपको ही अच्छी लगती है? क्योंकि मेरे सारे घर वाले कहते हैं कि लंडा इतना प्यारा लगता है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक्टर एंड होस्ट जनाब अहमद रंधावा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट फाखरा आसिफ। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है अहमद भाई, आप तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं आप। बहुत शुक्रिया सर। एक शेर में लाया हूँ बड़ा ही प्यारा फाखरा जी के। मंसूब थे जो लोग मेरी जिंदगी के साथ, अक्सर वही मिले हैं बड़ी बेरुखी के साथ। चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। आपका हुक्म था सरकार, नहीं होने दिया। आहा, खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी। दिल को दिल रखा, बाजार नहीं होने दिया। फाखरा जी, आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल। तो आपको आइडिया है? बिल्कुल। ओके, जबरदस्त। अहमद, आपने भी देखा हुआ है? जी जी, मैं फॉलो करता हूँ सर। जबरदस्त। रंधावा साहब, मुझे ये बताइए कि रंधावा तो यूजुअली पॉलिटिशियन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर फाइटर होते हैं, आप एक्टर कहाँ से निकल आए? मैंने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं लाइफ में। इतना ये तो डिफरेंट? हाँ, कुछ बिल्कुल टोटली सिलेबस से बाहर आ गए। लेकिन की तो आपने इंजीनियरिंग थी। यस। तो ये कहाँ से आई बीच में एक्टिंग? मैं बचपन में स्कूल में थिएटर वगैरह करता था। अच्छा। और फिल्मों का बहुत शौक था। ओके। लेकिन सोचा कभी नहीं था एक्टिंग का। लेकिन मैंने जब सिविल इंजीनियरिंग की, जब जॉब की, तो मुझे हुआ ये तो मैं ऐसे लग रहा है मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ। मुताबिक तो बड़े रोह वाले होते हैं ना सर। हाँ। से भाई बड़ा उन्होंने मुच्छां वड्डियां। ये साशे पैक च रंधावा कित्थों आ गए? यार, तो आप बता रहे थे कि आपको ऐसा लगा कि आप कुछ खास नहीं कर रहे। या मुझे मतलब मजा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने बस ढूंढना शुरू किया। तो करते करते फिर मुझे हुआ कि यार अगर मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो आई वुड वांट टू बिकम एन एक्टर। तो बस वहां से शब्द शुरू किया। और तो ये फीलिंग आपको अहमद कभी डिग्री परस्यू करते हुए जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी नहीं आई थी कि ये शायद मुझे नहीं अपील करेगी? नहीं, तब बच्चे थे, छोटे थे, बस था कि अच्छा पढ़ाई करनी है, ग्रेड्स देने हैं तो वो ले लेंगे। पढ़ाई में मैं अच्छा था, मेरे ओए लेवल में भी स्ट्रेट ए स्टार्स और ये सब थे। अच्छा। तो बस जब पढ़ाई कर रहे थे तो तब था अच्छा पढ़ना है ना, ग्रेड्स लेने, तो वो काम मुश्किल नहीं है। जब उसको एज अ जॉब फुल टाइम करना पड़ा तो तब हुआ कि यार मजा नहीं आ रहा। ये जब घर वालों को पता चला तो क्या रिएक्शन आया? वो मैंने उनको बताया ही, तब मुझे मेरे वालिद साहब इज ब्यूरोक्रेट, तो डर खौफ भी था, तो मैंने उनको बताया नहीं। बस जब मुझे कराची से ऑफर आ गई एक्टिंग की तो मैं चला गया कह के कि मेरी पोस्टिंग हो गई है वहाँ। पोस्टिंग क्या? जॉब की पोस्टिंग? जॉब की, मैं उस टाइम जॉब कर रहा अच्छा। था मैं। तो मैंने कहा मुझे कराची से बुला लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। जब मैं चला गया और मेरा पहला ड्रामा ऑन एयर हो गया तो मैं ईद के लिए वापस लाहौर आया और मैंने ड्रामा चलाया और फिर मैं भाग गया वहाँ से। फिर मैं अगले दिन आया और मैंने अब्बू को कहा कि जी ये है, मैं ये कर रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ और मुझे मजा आता है। तो उन्होंने फिर विद हैवी हार्ट कहा कि चलो ठीक है अब तुम्हारी मर्जी है। बड़ा था वो, क्या कहते, पैसे कमा रहे हैं फिर वापसी ते 2 सूट मेरे लिए लेंदा है। आप अपने सिबलिंग्स में कौन से नंबर पे आते हैं? मैं 3rd नंबर पे हूँ। थर्ड नंबर पे हैं। अच्छा, तो यानी कि शायद ये भी वजह हो कि पहले दो के ऊपर काफी हाथ उन्होंने साफ कर दिया हो, तो अब आप तक आते हैं तो उन्होंने कहा होगा अच्छा भाई कर लो जो करना है। हाँ, मर्जी कर अपनी। अब उनका क्या रिएक्शन? अब असल ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह रिकग्निशन मिल गई पहले ही प्रोजेक्ट के ऊपर। खानदान वालों के फोन आना शुरू हो गए, आपका बेटा ड्रामों में आ रहा है। वालिदैन को मुझे लगता है वो जो एक है ना कि बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, फोन आ रहे हैं कि जी रिकग्निशन मिल रही है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर कुछ ठीक ही कर रहा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर चुके हुए थे। यस, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इस पूरी कहानी के अंदर कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने
इस किस्म का एडवेंचर जो था वो किया वालिद के साथ भी और घर वालों के साथ भी। बिल्कुल। तो अब कभी होता है कि वालिद साहब कहते हो कि यार महवे शिहाद से मुलाकात हुई कभी? वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं। मैंने भी जब सबा कमर के साथ भी काम किया, वो बड़े फैन है उनके, तो बड़ा खुश थे कि यार वो उसका ड्रामा आ रहा है। लोग भी खैर देख रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं, तो होता है कि हाँ ठीक है। ये आप जो चाहती थी वही आपने किया या आपने भी कोई बीच में चेंज किया? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। ओए होए, आप डॉक्टर बनना चाहती थी? पहले बड़ी तो हो लेती और डॉक्टर ने बनना चाहती तो क्यों नहीं बनी? पता ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है बाज़ औक़ात पेरेंट्स आपके जो शुरू में होता है ना कि बच्चा अगर अच्छे मार्क्स ले रहा है तो वो कह देते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अच्छा। इन्होंने कहा कि ये इंजीनियर बने, मुझे इनके रंधावा होने से ज़्यादा ये है कि ये जट होके पढ़ गए हैं, बड़ी बात है। पढ़े लिखे होते हैं माशाल्लाह। नहीं, मैं डिनाई नहीं करूँगी, मैं खुद भी जट हूँ। हाँ। और मुझे बड़े अच्छे से पता है जट्टों में लड़कियां पढ़ जाती हैं, और जो लड़के होते हैं उन्हें पता होता है पीछे है। अच्छा। वो 10वीं के बाद 12वीं के बाद भाग जाते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज उनके यहाँ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उन्हें होता है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो जिंदगी चल जाएगी। ठीक है। और लड़कियों को वैसे ही प्रेशराइज किया जाता है, पढ़ोगी नहीं तो शादी नहीं करेंगे, और लड़कियों को शादी का शौक होता है। अच्छा। और उन्हें होता है कुछ भी होए, चाहे मैं PhD भी कर लूँ, शादी जरूर मेरे घर वाले मेरी कर दें। तो मगर आप कह रही थी कि यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर? हाँ, मैं बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहती थी, और मैंने साइंस परस्यू भी की अपने मैट्रिक में, और उसके बाद मैंने इस चीज़ का तैयार कर लिया कि आइंदा मैं साइंस स्टूडेंट नहीं बनूंगी और मैं आर्ट्स में ही जाऊँ। अच्छा, ये यानी कि आपको उस वक्त रियलाइज हुआ? उस वक्त मुझे रियलाइज हो गया, और मुझे घर से they were expecting कि अब मैं FSC रखूंगी एंड आई विल बी परसुइंग कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, बिकॉज 10 साल मैंने रोलना में चाहे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बट जब मेरे बाबा ने देखा कि इसने फाइन आर्ट्स चूज कर लिया कॉलेज में, एंड ही वाज लाइक तुम्हारा क्या फ्यूचर होएगा, क्या करियर होएगा, बिकॉज मेरे अब्बा ने ये था कि इसका करियर होना चाहिए, इसका अपना नाम होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा मैं बहुत बड़ी पेंटर बनूंगी, आप देखिएगा। तो मेरे अब्बा कहते हैं चलो क्या देखूंगा, मेरे घर की दीवारें रंगूंगी और कहीं नौकरी या जॉब नहीं मिलेगी। बट मेरे बैचलर्स के थीसिस में जब वो सारे काम बिक गए जो मेरी पेंटिंग्स थी, तो मेरे अब्बा ने पहले तो ये पूछा कौन पागल है जो तुमसे इतने महंगे काम खरीदते। तो मैंने उनसे कहा क्यों, आपको पसंद नहीं आया, मैंने इतनी मेहनत की थी। अब्बा कहते पसंद तो आया, मैं ये नहीं कह रहा मुझे पसंद नहीं आया, पर मजेदार बात यह है कि लोग खरीद के लगा भी लेते हैं अपने घर में। तो उनके लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि अगर आप पेंटिंग या फाइन आर्ट्स चूज करते हो तो आपका कोई करियर भी हो सकता है, बिकॉज मेरे से पहले किसी ने फाइन आर्ट्स चूज नहीं किया हुआ था फैमिली में। तो जब ये चीज़ें चली और आस्ता आस्ता शोज होना शुरू हुए, गैलरी में रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, मेरे अब्बा के साथ अक्सर लोग मिलते थे और कहते थे हम आपको इंस्टाग्राम देखते हैं, आपका फलां काम मैंने देखा उस शो में। तो मेरे अब्बा कहते थे नहीं मेरी बेटी कुछ अच्छा कर रही है, मेरी बेटी अब इतना अच्छा काम प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद मैंने देखा भी ग्रेजुअली मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जब मेरे से 3rd नंबर पे जो मेरी बहन है उन्होंने NCA में पढ़ा, तो घर नॉर्मल था कि ये होता रहता है, चलता रहता है जो भी हो रहा है। तो पहले चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी मेरे टाइम। तो आपकी वो कौन सी पेंटिंग है जो सबसे महंगी सेल हुई? जो ओस्लो में मेरा शो गया। मेरी सारी फैमिली ओस्लो में होती है ना, तो स्लो चलती है ना। हाँ। सारे कहते हैं वो स्लो जा रहे, वो स्लो जा रहे। आप भी वैसे ओस्लो में शो कर चुके हुए हैं ना? ओस्लो में मैं गया था। हाँ, कितने पैसे लिए? सब्सिडी दी थी उन्होंने, किया जाके। तो आप मेरी पेंटिंग बना सकती हैं? बिल्कुल। आप वैसे बनाती हैं पोर्ट्रेट्स? अच्छा। बिल्कुल, लाइव पोर्ट्रेट्स मैंने NCA में अपने मास्टर्स में एक सीरीज चलाई थी जिसमें मेरा स्टूडियो ओपन होता था फ्रॉम 11 to till 2। कोई भी आए मेरे सामने बैठे मैं उसे पेंट करती थी। अच्छा। और वो मैंने कम से कम 3-4 हफ्ते में लोगों को पेंट किया, मेरे इंस्टाग्राम पे मौजूद भी है, वो सब लाइव बैठे हुए मैंने पेंट कर रही हूँ। तो उसमें तो लोग बहुत फरमाइश ही नहीं करते कि मैं ऐसा नहीं लग रहा, मैं ऐसी लग रही हूँ। हाँ, ये होता है लोगों को, थोड़ा सा यहाँ से स्लिम कर दें, अच्छा मेरा बेली नीचे कर दें, या मेरी टी-शर्ट का रंग बदल दें, मतलब ये चीजें लोग करते हैं। अगर आपसे ये कहें तो हाउ मच टाइम डज इट टेक? आई थिंक हार्डली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में आप बना सकती हैं? मेरी और ये आम मुंह के साथ 30 मिनट्स लगते हैं या कुछ स्पेशल मुंह पे टाइम लंबा हो जाता है? नहीं, आम ना कहा करे, मुझे मैंगो मुंह कहा करे। तो 30 मिनट में आप बना सकती हैं। ओके। खवातीन पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगाती हूँ। खवातीन पे टाइम ज्यादा लगाती है या लगता है? नहीं लगाती हूँ। वो क्यों? उनकी तसल्ली नहीं होती, इतनी जल्दी क्यों बना दिया, मैं सही नहीं बनी। थोड़ा टाइम लगाए तो नहीं होता, नहीं तसल्ली से बनाया, अच्छा ही बना। आपने बीच में टेक्सटाइल्स भी शायद पढ़ा था। मैंने टेक्सटाइल डिजाइन से फिर आर्ट में क्यों? नहीं, टेक्सटाइल डिजाइन ही मैंने किया था। मैंने असल में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग को सीखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे बहुत सारे लोगों ने सिंगिंग और इस तरफ
जाना शुरू किया। पहले मैं नहीद साहबा के पास गई कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ क्लासिकल। 2 दिन मैंने क्लास ली, मैंने सोचा इतने क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मैं नहीं ये करना चाहती। मैं छोड़ आई। फिर मैं NCA वापस आई, मैंने उनसे कहा मैं ना ढोल बड़ा मुझे पसंद है, मैं ढोल सीखना चाहती हूँ। तो स्टूल पे रख के मैं ढोल बजाती थी, क्योंकि जिस तरह की मेरी हाइट थी वो मुझसे उठाया नहीं जाता था, ना वेट उसका मेरे से कैरी होता था। ढोल की बजा लेती थी? वो मैं बजा लेती बड़ी अच्छी। तो मैंने उनसे कहा नहीं मैं ढोल भी नहीं बजाना चाहती। तो 3rd पे मैंने रियलाइज किया कि ब्लॉक प्रिंटिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज वो भी कलर अटैच्ड है, और फिर एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे बचपन से याद था हम वो हाथों पे ठप्पे लगाया करते थे, तो वो मुझे लगता है मुझे बहुत मेमोरी अपनी पसंद थी। तो मैंने उससे फिर ब्लॉक प्रिंटिंग सीखी, मैंने उसके कलर्स बनाना भी सीखे, ब्लॉक कार्व करना भी सीखे, और फिर मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे रियाज साहब होते थे जो उस्ताद थे, उनसे मैंने फिर ये सारी चीज़ सीखी।